Hello everyone, welcome to पवन वाग Academy. I am अंकिता, your friend as usual. और गाइज आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. यस गाइज, टुडे विल बी द क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. सबसे पहले तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर. सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि यहाँ से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे. जैसे कि आप सब लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला था कि मेंशन करते जाओ मार्क्स को, सो मैं मार्क्स को मेंशन कर रही हूँ. आपको यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. विथ ऑप्शन 8 रहेगा, बट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इस पर्टिकुलरली चैप्टर से सॉल्व कर सकते हो. मैं अगर बात करूँ ना तो इस चैप्टर में रिएक्शंस तो वेरी नेग्लिजिबल, रिएक्शंस इस चैप्टर में है ही नहीं. अगर होगी तो बहुत रेयरली 1 या 2 रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे. बाकी पूरा का पूरा चैप्टर रट्टाफिकेशन वाला है. हाँ, कहीं कहीं पे कंसेप्ट्स लगेंगे, कहीं कहीं पे कंसेप्ट के बिना काम नहीं होगा. जैसे कि अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, या तो आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, या तो आपको मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट करना है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है. मतलब ऐसे कुछ जगह पे कंसेप्ट लगेगा, बट मैक्स टू मैक्स केसेस में तो पूरा चैप्टर रट्टा मारने वाला ही रहेगा. तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इस चैप्टर को स्किप करूँगा या स्किप करूँगी, तो मेरा आप सबसे इतना सजेशन है कि इसको स्किप मत करना. एटलीस्ट जो भी इसका 1 या 1.5 घंटे का जो भी इसका सोल्यूशन का वीडियो बन रहा है ना, उसको तो भी देख लो यार. अभी अपने पास ज़्यादा टाइम है नहीं. मैं हर क्लास में आपको यही वाली चीज़ बोलती हूँ कि हमारे पास मैक्स टू मैक्स 25 या 30 डेज है फॉर द एग्ज़ाम. तो अब हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम लोग किताबें खोल के बुक्स ओपन करके चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें. तो उससे बेटर है कि क्वेश्चन बैंक को कर लो. अगर आप लोग जो भी चैप्टर को ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर मुझे नहीं जमता है या प्रॉब्लम जाती है, तो उसके डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक को देखो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वो सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनते भी नहीं है. और अगर क्वेश्चन बैंक के अलावा और कोई क्वेश्चन बनना चाहते भी है ना, तो भी वो क्वेश्चन है ही नहीं इम्पोर्टेंट, काम के ही नहीं है वो. तो जितने भी काम के क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चन बैंक में आ गए. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनना पॉसिबल है. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन अच्छे से करना है. अब आधे लोग ऐसे कहेंगे कि मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि इतने इतने वीडियोज़ हम लोग देखें. तो इतना वीडियोज़ देखने के लिए बोल भी कौन रहा है आपको. जस्ट क्वेश्चन बैंक का 1 या 1.5 घंटे का वीडियो देख लो, उससे हमारा एक कोई रिविजन हो जाएगा. थरो हम लोग को सारी चीज़ें पता चल जाएगी. साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में हमको मिल जाएगा. हर क्लास में बताती हूँ कि PDF का जो भी लिंक रहेगा मेरे हैंड रिटन नोट्स का, वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक विच विल बी गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. ठीक है, तो आप वहाँ से PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्सो एट द सेम टाइम यू कैन सी द नोट्स हियर ऑल्सो. चलिए देखेंगे हम लोग सबसे पहले सेक्शन को, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जो कि है MCQ. MCQ आपको 1 मार्क दे देता है, इसलिए MCQ को अच्छे से करके जाना. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है, MCQ में क्या होता है ना, एक टिक मार्क से यू गेट 1 मार्क. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि MCQ में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. तीसरी बात अगर मैं बात करूँ तो MCQ जो है, क्या पता क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली आ जाए, क्योंकि वो अगर उनको ज़्यादा चेंजेस करके नहीं देना है ना, तो डायरेक्ट डिक्टो वो MCQ कॉपी करवा के दे सकते हैं. इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है MCQs को. अब कुछ MCQs का इन्होंने आंसर मिस्टेक करके रख दिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा कोई भी वीडियो मत देखो जिसमें आपको गलत MCQ को, जो MCQ इसमें बताए गए थे, जो MCQ बोल लाए थे, वही टिक मार्क करके आपको दे दिया है और आप लोग वही देख के उसको सही कर ले रहे हो. और क्या पता वही क्वेश्चन बैंक के MCQ डायरेक्टली पेपर में आ जाए. क्या पता आप वो सेम गलती मिस्टेक करके आ जाओ जो क्वेश्चन बैंक में की गई है उस पेपर के अंदर में. तो दिस शुड नॉट हैपन. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप MCQ पढ़ रहे हो, कोई भी चैनल से पढ़ो, लेकिन MCQ को पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान दो. अगर वो लोग जस्ट ब्लाइंडली आपको वही वाला MCQ टिक मार्क करा रहे हैं जो बोल्ड किए हुए, तो ये एक बहुत गलत बात है. अदरवाइज़ आपकी वही मिस्टेक वहाँ पे होगी. MCQ डायरेक्ट आ सकते हैं. ठीक है, मैंने MCQs को सारे करेक्ट किए, क्योंकि कुछ MCQs का आंसर गलत दिए रखा है. ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने MCQ वाले सेक्शन को गाइस. चलिए देखेंगे सबसे पहले MCQ को. MCQ में आपको बोल रखा है सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, द फॉलोइंग आयन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन. सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब आधे लोग सोचेंगे कि हमको कैसे याद रहेगा कि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो आप लोग खुद ही देखो ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इनकी जोड़ी बन चुकी है.
ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं। अपनी लैंग्वेज में फॉर अंडरस्टैंडिंग आप लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शादी हो चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन चुकी है, शादी हो चुकी है, पेयर्ड हो चुके हैं। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि पेयर्ड हो चुका है। आपको खुद ही दिख रहा है 2 है, आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख जाए, अगर हम जैसा कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख जाए, तो इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई है, इस इलेक्ट्रॉन की जोड़ी फॉर्म नहीं हुई है, इस इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई है। इसलिए ये वाला जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, कैसा इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। अब आप लोग इस चैप्टर के अंदर में बहुत सारे टर्म्स के अक्रॉस में जाने वाले हो, तो अब इतना पूरा चैप्टर तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप लोग चैप्टर के 9-10 वीडियो अभी एट प्रेजेंट इस सिनेरियो में देख सको। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे कंसेप्ट को समझा देती हूँ। ये कंसेप्ट अगर समझ गया ना, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाए, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी जोड़ी फॉर्म हो चुकी है, जिसकी शादी हो चुकी है, तब मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहता है? डायमैग्नेटिक। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऐसे इलेक्ट्रॉन की जिसकी शादी नहीं हुई है, जो बिल्कुल सिंगल है, जो बिल्कुल बिंदास है, जो बिल्कुल अनपेयर्ड है, तो ऐसे केस में उसका मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है, आप सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई होंगी तो वो इलेक्ट्रॉन एकदम बिंदास है, एकदम मस्त है अपने आप में। ये इलेक्ट्रॉन तो बेचारा पैक हो चुका है, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, वो पेयर्ड हो चुका है, राइट। तो वो पैक हो चुका है, वो बिंदास नहीं है, मस्त नहीं है, इसलिए वो बेचारा डायमैग्नेटिक नेचर का है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन ये बोलेगा, भाई मैं तो एकदम मस्त हूँ, एकदम फ्री हूँ, बिंदास हूँ, अकेला हूँ, सिंगल हूँ, राइट। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपको कलर भी दिखाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी दिखाता है। आपको समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अकेला है, बिंदास है, फ्री है, शादी नहीं हुई है, पेयरिंग नहीं हुई है, अनपेयर्ड है। इसलिए वो देखो क्या क्या चीज़ें दिखा रहा है आपको, कलर भी दिखा रहा है, अलग अलग टाइप के रंग दिखा रहा है, अलग अलग टाइप के कलर दिखा रहा है, साथ ही साथ वो आपको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ उसका नेचर भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक। जिसको ये चीज़ समझ गई उसको इस चैप्टर में आने वाले सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? समझ जाएंगे। सेकेंड थिंग जो आपको मुझे यहाँ पे बतानी है वो ये है, ये तो मुझे क्लिक हो गया। अब देखो, कहीं पे भी अगर आपको चार्ज 1+ दिख जाए तो आप हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, राइट। चार्ज 2+ दिख जाए तो आप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? अगर आपको चार्ज कहीं पे 3+ दिख जाए तो आप हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, और अगर आपको मैक्स टू मैक्स कहीं पे चार्ज दिख जाए +4 तो आप हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। मैं कंसेप्ट को समझा रही हूँ। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, कंसेप्ट काय को बता रही है मैम, फटाफट क्वेश्चंस लो। लेकिन गाइस मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगी तो ये आपके लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि आई नो कि कुछ क्वेश्चंस तो है रटने वाले, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं दैट रिक्वायर फुल टू फुल कंसेप्ट, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, राइट। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे 2 करना है, कहाँ पे 3 करना है? तो देखो ध्यान से, यहाँ पे है चार्ज +1, इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए? 1। यहाँ पे चार्ज था +2, इसलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए? 2। यहाँ पे +3 था इसलिए 3, यहाँ पे +4 था इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जितना चार्ज रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। सेकंड काम की चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाता है, बेचारा फंस जाता है, उसकी शादी हो जाती है, जोड़ी बन जाती है, वो डायमैग्नेटिक नेचर का रहता है। ये तो अपने आप में मस्त है, सिंगल है, बिंदास है, अनपेयर्ड है, हम लोगों के जैसा है, इसलिए ये कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। अलग अलग रंग दिखाता है, अलग अलग कलर शो करता है, और साथ ही साथ वो हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट भी दिखाता है। आई होप आपका ये कंसेप्ट एकदम तगड़े तरीके से क्लियर हो गया है। जिसको ये समझ गया ना, उसको चैप्टर में आने वाले, क्वेश्चन बैंक में आने वाले सारे क्वेश्चन समझ गए। चैप्टर तो भूल जाओ, अगर मैं क्वेश्चन बैंक बोलूँगी ना तो आप सारे के सारे एकदम खुश हो जाएंगे क्योंकि आप लोग तो वही पढ़ने वाले हो। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्विच करेंगे अपने MCQ वाले पार्ट को। लेट्स सी। सबसे फर्स्ट MCQ आपको बोल रहा है द फॉलोइंग आयरन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर मैं बात करती हूँ आयरन 3+ की, तो अगर मैं बात करूँगी ना आयरन 3+ की, तो आयरन का आपका जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26, और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D4s। ठीक है, 4s में 2 होते हैं और 3D में 6 होते हैं।
ठीक है। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम ये कैसे आ गया डायरेक्टली, ये तो मुझे नहीं आता है। तो अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं आती है तो आप लोग, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आप लोग को वीडियो का नाम भी बता रही हूँ, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैंने एक ये बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखना है, लर्न कैसे करना है। साथ ही साथ उसी पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसका ट्रिक बताया है, एकदम खतरनाक वाला ट्रिक है। वो ट्रिक अगर देख लिया ना, ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तो कंसेप्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग ये वाले वीडियो को जाके देख लो, बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आई होप यू विल गेट सेटिस्फैक्शन बाय ऑब्जर्विंग दिस वीडियो। ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट का लिखने का क्या खतरनाक वाला ट्रिक है, एकदम तड़ाकेदार वाला ट्रिक है, जाके देख लो। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको। अब आपके पास में है ये वाली चीज़, क्योंकि मैंने चैप्टर को आपको पढ़ाया नहीं है, डायरेक्टली आई एम टेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, सो आई नो समहाउ इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल हम लोग मैनेज कर लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर है भाई। अब चलो ये तो हो गया। अब मुझे सपोज करने का है आयरन +3। अगर मैं बात करती हूँ आयरन +3 की, तो आपको अभी मैंने बताया था कि जब भी चार्ज 3+ आता है, मतलब हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को। तो चलिए यहाँ से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है, कम। तो यहाँ पे पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे 0 बचा, और यहाँ पे 3d6 थे, तो अब यहाँ पे 5 बचा। आधे लोग सोचेंगे ये क्या हो गया, देखो इधर 3+ है, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 को। 2 यहाँ से रिमूव कर दिए और 1 यहाँ से किया, समझा या नहीं। 6 का क्या बन गया, 5 बन गया, दैट्स इट। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ इस 3d5 की, तो हम लोग को इसको ड्रॉ करना है। आप सबको बस इतना पता होना चाहिए कि 5 में कितने बॉक्स होते हैं, डी में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 हो गए ना। तो कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आए, 5। अगर मैं बात करूँगी स्कैंडियम 3+ की, तो वहाँ पे आपको 0 मिलेंगे, टिटानियम 3+ की वहाँ पे 1 मिलेगा। बट आयरन 3+ में, Fa3+ में आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट आंसर योर सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, राइट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को। वहाँ पे बोला गया इन 3D सीरीज इफ़ द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट विल। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, वो गलत है। यहाँ पे इंक्रीजेस मतलब ए ऑप्शन आपको दे रखा है, बट इसका आंसर जो है वो बी वाला है। सही करो सारे के सारे। ये क्वेश्चन बैंक से डायरेक्टली बोर्ड में आने के चांसेस है, बट यहाँ पे जिन्होंने भी क्वेश्चन बैंक को बनाया इस आंसर को गलत करके रख दिया है, और मैक्सिमम लोगों ने इसको गलत ही आपको दिखा दिया है। आप लोगों ने गलत ही रट्टा मार लिया और पेपर में भी आप लोग गलत करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि यार MCQ तो वो पार्ट होता है जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि मैं अगर ये सही कर दिया तो मैं पास हो जाऊंगा या मुझे इतने मार्क मिल जाएंगे। बट अगर MCQ भी आप लोग गलत ही पढ़ लेंगे तो फिर तो भूल ही जाओ कि पेपर कैसा निकलेगा। तो आपको वहाँ पे टिक मार्क करना है बी वाला। आधे लोग सोचेंगे क्या चल रहा है यार, समझ नहीं रहा है, तो नोट्स नीचे से जाके डाउनलोड कर लो। वहाँ पे मैंने सिस्टमैटिकली मेंशन कर रखा है कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू गॉट, ठीक है। चलिए तो मैं सेकेंड वाले MCQ को आपको जस्ट शॉर्ट में एकदम बता दे रही हूँ। देखो क्या होता है। सपोज़ ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपके अलग अलग शेल्स, और ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है ना, देखो जो भी डी सबशेल है, डी सबशेल का शेप कैसा है, डिफ्यूज शेप है, ठीक है। अब ये डिफ्यूज शेप है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा दिखाता है, लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा। अगर ये आपको लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाएगा तो देखो क्या होगा, जो भी ये वाला न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींचेगा। अब खुद ही सोचो यार, अगर ये न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा, अगर ये न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा तो ये साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। एक और तरीका है इसको देखने का, वो ये है कि जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। मतलब अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा रहेगा, कम, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपको यहाँ पे इस MCQ में, सेकेंड वाला MCQ में कहा गया है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये इंक्रीज़ होता है तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको इस MCQ में ऑप्शन जो मेंशन कर रखा है क्वेश्चन बैंक में वो फर्स्ट वाला है,
इंक्रीजेस मेंशन कर रखा है, बट इसको आप लोग करेक्ट करो। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकेंड MCQ का वो बी वाला है, ए वाला नहीं है, बी वाला इज़ द करेक्ट आंसर। मेंशन करो उसको सिस्टमेटिकली। अगर क्वेश्चन बैंक में भी आपको गलत गलत आंसर दे जाएंगे ना, तो आप लोग पेपर में भी गलत आंसर ही करके आएंगे। और अगर पेपर में गलत आंसर करके आएंगे तो MCQ का ही वांदा हो जाएगा। सोचो यार, सारे के सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एटलीस्ट मेरा MCQ तो भी सही हो जाए, बट यहाँ पे तो आपके MCQ में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो भूल जाओ कि बाकी चीज़ें सही होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चीज़ को। आपको बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड बिकॉज ऑफ। चलिए देख लेते हैं एक बार छोटे से थिंग में कि ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, क्योंकि ये वाली चीज़ और भी बार आने वाली है। देखेंगे इस पर्टिकुलर MCQ को। तो अभी हम लोग गाइस डिस्कस कर रहे हैं आपका थर्ड वाला MCQ। थर्ड वाले MCQ में आपको कह रखा है कि जो भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो किस वजह से फॉर्म होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका रीज़न क्या है। तो देखो ध्यान से, सपोज़ ये है आपका कोई भी एक मेटल। अब क्या होता है ना, अगर ये मेटल में कुछ स्पेसेस रह जाती है, सपोज़ ये मेटल में कुछ स्पेसेस रह गई, तो बाहर से कोई भी थिंग इसके अंदर आ जाती है और ट्रैप हो जाती है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। आप लोग सोचेंगे ये तो कोई कपड़े की डिज़ाइन है, कोई कपड़े वपड़े की डिज़ाइन नहीं है। इधर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, आप लोग खुद ही सोचो। अगर कोई भी जगह पे सपोज़ कोई भी क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, उसके अंदर कुछ खाली जगह रह गई, उसके अंदर कुछ एम्प्टी स्पेसेस या वॉइड्स रह गई, तो बाहर से कोई भी एलिमेंट आके उसके अंदर में जाके फिट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। वही हुआ है। आपको बोला गया है कि ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है इसका रीज़न क्या है फॉर्मेशन का। तो पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पता होना चाहिए वो ये है कि ऐसे कंपाउंड को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि वैकेंट पोजीशंस में बाहर का कोई एलिमेंट आके ट्रैप हो गया है। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आपको पूछा गया ये क्यों फॉर्म होता है, तो फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट है, डिफेक्ट इन द क्रिस्टल लैटिस। आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा था कि ये जो क्रिस्टल का लैटिस है इसमें डिफेक्ट आ गया है ना, ये डिफेक्ट बोलते हैं ना, याद है ना कि जब आप लोगों ने क्रिस्टल लैटिस को स्टडी किया था तो जब भी वैकेंट्स रह जाते हैं, वैकेंसी पोजीशंस, तो आपने इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोला था। तो ऐसे डिफेक्ट की वजह से ये फॉर्म होता है। नेक्स्ट फोर्थ MCQ में आपको बोल रखा है द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए देखेंगे हम लोग फोर्थ वाले MCQ को। तो अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ वाले MCQ की, तो फोर्थ वाले MCQ में आपको दे रखा है कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 3D5 4s2 को, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। एक बार देख लेंगे कि कैसे आया। देखना ज़रा इधर, अगर हम लोग बात करते हैं 3D5 की, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 3D5 की। 1 2 3 4 5, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि डी में टोटल कितने बॉक्स ड्रॉ करते हैं 5, और ये है 4s2। तो दिस इज़ योर 3D5, दिस इज़ योर 4s2। अगर मैं बात करूँगी 4s2 की तो यहाँ पे 2 है, और अगर मैं बात करती हूँ 3D5 की तो यहाँ पे टोटल आपके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आप सबको पता है कि अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड जो है अगर वो है ज़्यादा, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। बस यहाँ पे लिख लो कि अगर आपके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ज़्यादा, तो आपका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। तो आपको बस याद रखना है कि फोर्थ वाले MCQ का आंसर क्या है, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें कह रखा है 3D5, तो 5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा रहेगा। अब आते लोग सोचेंगे मैम 3D10 वाला भी तो आंसर हो सकता है ना, वहाँ पे तो 10 है फिर। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँगी 3D10 की, अगर हम लोग 3D10 की सपोज़ बात करते हैं, 3D10 की बात करेंगे, तो देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका नाम ही है 3D10, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन बिंदास है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्री है? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो चुकी है, इनकी जोड़ी फॉर्म हो चुकी है, अब ये बेचारे बिंदास नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये आपको शो नहीं करने वाले। ठीक है, आई होप आपको ये समझ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट शो, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं दिखाएंगे। तो आधे लोग सोचेंगे यहाँ पे तो 10 है तो 10 हो जाने चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे बेचारे फंस चुके हैं, उनकी ये हो चुकी है। अब आप खुद ही समझ जाओ। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो बिंदास रहते। चलिए
फिफ्थ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जिंक डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज। वेरिएबल वैलेंसी जिंक क्यों नहीं दिखाता है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ वाला एमसीक्यू, जिंक। अगर मैं बात करती हूँ जिंक की, तो जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है ना आपका, जिंक का एटॉमिक नंबर ही होता है 30। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 3d10 4s2। ये होता है आपके जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करती हूँ जिंक की, तो देखो वो आपको बोल रहा है कि जिंक आपको अलग अलग वैलेंसी क्यों नहीं दिखाता है। डी में हमेशा कितने बॉक्स ड्रॉ करते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और एस का एक बॉक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस में 2 डाल दिए, 4s2। डी में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, नहीं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, शादी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो चुके हैं, पेयर्ड। बेचारे पेयर्ड हो चुके, बेचारे फंस चुके, तो क्या अब वो आपको अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, नहीं। क्या वो आपको कलर शो करेंगे, नहीं। क्या वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे, नहीं, क्योंकि बेचारे फंस चुके हैं। इसी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये आपको वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करेंगे। डू नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, वो आपको वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करेंगे। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सिर्फ उसी को अलग नाम से बोला गया है। उसका रीज़न क्या हुआ, क्योंकि इनका डी सबशेल कैसा है, कम्प्लीटली फिल्ड, पूरी तरह से बेचारा पैक हो चुका है, कम्प्लीटली फिल्ड है। तो फिफ्थ वाले का आंसर रहेगा बी वाला। फिर आपको बोला गया द कैटलिस्ट यूज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 के डिकम्पोजिशन के लिए MnO2 का यूज़ किया जाता है। फिर आपको बोला गया सेवन्थ एमसीक्यू में द एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांस यूरानियम एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। बस इतना याद रखो, ट्रांस यूरानियम है, ट्रांस मतलब क्या होता है, यूरानियम के बाद वाले। अब यूरानियम का एटॉमिक नंबर है 92, ज़रा देखना है यहाँ पे, यूरानियम का एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है। ये है यूरानियम। ट्रांस यूरानियम मतलब क्या होता है, यूरानियम के बाद में वाले, है कि नहीं। अब यूरानियम का 92 है, मतलब इसका क्या रहने वाला है, उसके बाद वाले का क्या से चालू होगा, 93 से। दैट्स सो सिंपल। फिर आपको नेक्स्ट में बोला गया द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स। तो 8 वाले का एमसीक्यू का आंसर आपका क्या रहेगा, सी वाला। हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कौन से केसेस में रहता है, उसको हम लोग को डिस्कस करना है। एक बार देख लेते फटाक से इस वाले चैप्टर से। ये जो एमसीक्यूज है ना, इन एमसीक्यूज से डायरेक्टली एक एमसीक्यू डायरेक्टली आएगा, गारंटी के साथ कहती हूँ। सारे के सारे एमसीक्यू अच्छे से करके जाना इस चैप्टर के, और हो सके तो जहाँ से भी आपको देखना है आप देखो, मैं आई हैव नो प्रॉब्लम। बट एमसीक्यू अगर वो गलत बता रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि एमसीक्यू डिक्टो क्वेश्चन बैंक से आने के चांसेस है कुछ पेपर में आपके। अगर वो भी गलत हो जाएगा फिर तो भूल ही जाओ कि मार्क्स मिलेंगे। हर किसी की एमसीक्यू से उम्मीद होती है कि यार चलो एमसीक्यू से मुझे 14 मार्क्स मिल जाएंगे या 10, जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं एमसीक्यू से सबको उम्मीद लगी होती है, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 8 वाले एमसीक्यू को। 8 वाले एमसीक्यू में आपको बोला गया है द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। अगर मैं बात करती हूँ क्रोमियम की, तो क्रोमियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है 24। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीज की तो होता है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d4 4s2। फिर वो ऑब्जर्व क्या होता है, 3d5 4s1। आप सबको पता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाता है। अगर मैं बात करूँगी इस मैग्नीज की, तो इसका तो ऑब्जर्व भी वही होता है, 4f 3d5 4s1। देखना अभी ज़रा ध्यान से, यहाँ पे आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है, वो ये है कि डी सबशेल जो होता है, डी सबशेल के अंदर में हम लोग टोटल कितने ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। डी सबशेल के अंदर में 5 ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डी सबशेल जो होता है उसकी कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो हाफ फील्ड कितना रहेगा, हाफ फील्ड मतलब क्या होता है, आधा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये भी है 5, ये भी है 5, मतलब दोनों के दोनों कैसे है, दोनों के दोनों है हाफ फील्ड। डी सबशेल की टोटल 5 ब्लॉक्स आते हैं, 5 बॉक्सेस आते हैं। कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की होती है, 10 का आधा कितना होता है, 5। तो आप लोग इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हो। यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5, दोनों के दोनों हाफ फील्ड है, इसलिए आपका फर्स्ट आंसर कैसा रहेगा, करेक्ट। चलिए, हियर वी कम टू द एंड ऑफ एमसीक्यू सेक्शन। आई होप कि एमसीक्यू आप सबको समझ में आए हो, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर दे रखा है। एंड आई नो कि यू वांट कंसेप्ट, कि जो आपके एमसीक्यूज़ को पोर्शन को क्लियर कट कर सके। चलिए देखेंगे, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है ये 1 मार्क के हैं। डिस्कस करेंगे एक एक को बहुत जल्दी फटाफट, एट अ ग्लांस देखते हैं।
देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ये है आपके 1 मार्क के। देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। उसने आपको पूछा है कि एक फॉर्मूला बताओ जिसकी हेल्प से आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हो। एज यू कैन सी इन द पीडीएफ में सारे आंसर्स दे रखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ दे रखा है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग कि मैं आप लोगों के लिए कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। मैंने यहाँ पीडीएफ भी फॉर्मेट आपको दे दिया है, तो आई थिंक आपको एक रेडीमेड मटेरियल भी मिल रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, 1 आवर में रिवीजन भी हो रहा है, और क्या चाहिए गाइस। चलिए देखेंगे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हम लोग को जब भी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ही न्यू होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। इसी का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो ये n होता है, n का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आई होप समझ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने आपको बोला है राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़। मतलब जो भी आपके 3D सीरीज़ के एलिमेंट है, उसने आपको पूछा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जो भी आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D सीरीज़ का, वो हम लोग इसको लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका आर्गॉन, फिर आपका रहेगा 3D 1 to 10 और रहेगा 4s2। ये रहता है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर आपको बोला गया थर्ड एमसीक्यू में नेम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द लैंथेनॉइड्स। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे लैंथेनाइड सीरीज़ एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर का है, और उसका नाम क्या होता है, प्रोमेथियम, ठीक है। यू विल बी सीइंग इन द पीडीएफ ऑल्सो। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। चलिए देखेंगे इसको। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग जाते हैं लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, अगर मैं लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ जा रही हूँ तो जो भी मेरा एटॉमिक साइज़ है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होते जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया कि लैंथेनाइड सीरीज़ के केस में जब हम लैंथेनम से ल्यूटेटियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होते जा रहा है कि नहीं। एटॉमिक साइज़ का रीज़न जो है वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो जो भी आपका एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक साइज़ वो डिक्रीज़ होते जा रहा है ना। अब आप लोग खुद ही सोचो, अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होते जा रहा है, और आप सबको ये भी अच्छे से पता है कि डिक्रीज़ का मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, पता है ना। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कोई भी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, मतलब ही कोई भी चीज़ एक्चुअली क्या हो रही है, कोई भी चीज़ एक्चुअली आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, समझ रहे हैं ना। डिक्रीज़ होना मतलब भी कॉन्ट्रैक्ट होना। तो इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्शन को, मतलब इस डिक्रीज़ इन एटॉमिक साइज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला है, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज़ में ऑब्जर्व हो रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से करके जाना, बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पेपर में रहेगा कलर पर, लिख लो वहीं पे, कलर पर रहेगा एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपके मैग्नेटिक मोमेंट पर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पर। चौथा क्वेश्चन रहेगा ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट पर। और एक क्वेश्चन रहेगा आपके कि ये वाले आयन कलरलेस क्यों है, कलरफुल क्यों है। मैं आपको बता देती हूँ कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। पहली चीज़ जो आपको पढ़ के जानी है वो ये है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन। मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। सेकंड आपको देखने को मिलेगा कलर के ऊपर में कि ये जो है mx+, ये जो है my+, ये कलरलेस क्यों है, ये कलर क्यों है, ये वाली चीज़ आपको पूछी जाएगी इसके अंदर में। कलरलेस क्यों है या नहीं है, कलर है या नहीं है, ये वाली चीज़ आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तीसरी थिंग जो आपको यहाँ से पूछा जा सकता है वो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। छोटे मोटे जो भी टर्म्स है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के साथ में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ये जो है ना, ये प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार आए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से देखने का है। ये न्यू मतलब ही मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इतना पोर्शन अच्छे से करके जाना, और साथ ही साथ इसी के अंदर में एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स भी आपको पढ़ना है। एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनोइड्स, ये भी बहुत ज़्यादा काम का पोर्शन है।
यहाँ से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जितना भी मैंने आपको बताया है एकदम बेस्ट तरीके से करके जाओ, ठीक है। चलो ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द ओर ऑफ जिंक। पता होता है कि जिंक सल्फाइड जिंक का ओर है। नेक्स्ट आपको बोला गया है नेम द अलॉय विच इज़ फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन। तो सिक्स्थ आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, नेम द अलॉय विच इज़ फॉर्म फ्रॉम कॉपर एंड टिन। तो कॉपर और टिन से जो भी आपका अलॉय फॉर्म होता है उसका नाम ब्रॉन्ज रहता है। नेक्स्ट देखेंगे सेवन्थ वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, विच अलॉय इज़ यूज इन फिशर स्टोपर्स प्रोसेस। एज यू कैन सी इन द PDF, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रटने वाला है। जो भी आपका COTH का अलॉय मतलब भी कोबाल्ट थैलियम का जो अलॉय है उसको हम लोग यूज़ करते हैं इन द फिशर स्टोपर्स प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है 8 वाले क्वेश्चन में, द कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन टू इथेन। इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं एकदम अच्छे से करके जाना, यही से देखने को मिलेगा पेपर में। ये मैंने एकदम क्लियर कट एनालिसिस करके बताया आपको। चलिए देखेंगे हम लोग। आपको बोला गया है 8 वाले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, 8 वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आपको इथीन से इथेन बनाने का है, जब आपको इथीन से इथेन बनाना है, ये है आपका इथीन, और आपको इथीन से क्या बनाना है, आपको इथीन से बनाने का है इथेन को। तो कैसे बनाएंगे वो ये वाली चीज़ आपको बोल रहा है। आप सबको पता है कि हम लोग इसको हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करवाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करवाएंगे, तभी जाके तो इथेन बनेगा ना। तो हाइड्रोजनेशन करवाए। ये हाइड्रोजनेशन हमेशा हम लोग निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, निकल कैटलिस्ट। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को, जो कि है टाइप 1 के, जो कि कैरी कर रहे हैं 2 मार्क्स। ध्यान से देखना है, यहाँ से ये वीडियो देखने के बाद आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा एटलीस्ट यार कि जब पेपर में बैठेंगे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, पढ़ा ही नहीं चैप्टर को, हाथ ही नहीं लगाया। बट अगर क्वेश्चन बैंक भी देख लेना, सीरियसली स्पीकिंग, अगर आपने क्वेश्चन बैंक भी देख लिया ना, बस काफ़ी है, आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में लगा पाओगे। लगभग क्वेश्चन बैंक देख के मैं आपको गारंटी देती हूँ यू विल बी एबल टू सॉल्व 80% ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वही सारे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने 1-1 घंटा देखे अगर उसको भी देख लिया ना तो बस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब सुनो, मेरे एक चैप्टर के क्वेश्चन बैंक 1 आवर के या तो 1.5 घंटे के, मतलब अगर टोटल आपके केमिस्ट्री में 16 चैप्टर्स है तो मुझे बस आप लोग 19 आवर्स दे दो। टोटल 19 आवर्स मतलब सोचो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। मैं आपका एक दिन भी नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ 19 आवर्स मांग रही हूँ। अगर आप लोग 19 आवर्स भी सिस्टमेटिकली सीरियसली क्वेश्चन बैंक को दे देते हो ना, तो आपको 80% क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते आएंगे। तो अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है, कुछ कंडीशन आ गई है, कुछ कैसा हुआ है, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हुई है, तो आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 19 आवर्स दो, 24 आवर्स भी नहीं मांग रही हूँ, एक दिन भी नहीं मांग रही हूँ। 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बैंक देख लो, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो है आपके टाइप 1 के, और वो कैरी कर रहे हैं 2 मार्क्स ईच, ठीक है। उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉल्ट ऑफ स्कैंडियम 3+ एंड टिटानियम 4+ इज कलरलेस। जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन को टिक करो और वहाँ लिखो मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिस्ट बताई थी कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मैंने आपको ये वाली चीज़ मेंशन की थी, अगर आपको याद होगा तो, है ना। तो इन द सेम फैशन यहाँ पे आपको बोला गया है स्कैंडियम 3+ और टिटानियम 4+ कलरलेस क्यों है, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे पूछी गई है। हम लोगों को बताना है इस चीज़ को। चलिए देखेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम की, तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपके स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 21। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3d1 4s2। अगर आपको वो भी नहीं समझता है तो देखो इधर कैसे, ये है 2 मतलब ये एस में 2 गए, और 1 मतलब डी में 1 गए। अब तो समझ गया ना, यही ट्रिक मैंने बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है। चलो अगर मैं बात करती हूँ स्कैंडियम 3+ की, आप सबको ये भी पता है चार्ज 3+ है, मतलब आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि चार्ज कितना है 3+। चलिए करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया तो 0 हो गया, 1 को यहाँ से रिमूव किया तो 0 हो गया। आधे लोग सोचेंगे 1 को वहाँ से क्यों किया, देखो ना भाई चार्ज 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। अब यहाँ पे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 0 है।
अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो कलर कहाँ से दिखाएंगे, तो ये भी कैसा रहेगा, कलरलेस। ये वाली चीज़ बतानी, जिसने ये चीज़ बताया ना उसको पूरे पूरे मार्क मिलेंगे। चलो देखेंगे टिटानियम का केस। ये तो हुआ स्कैंडियम का, टिटानियम का। टिटानियम का होता है 22, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2। आधे लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, तो देखो इधर ये है 2, पहला नंबर हमेशा s के इलेक्ट्रॉन को, सेकंड नंबर में है 2, यहाँ पे आ गया। चलो ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्व क्या किया, मुझे बोला गया टिटानियम 4+। जब चार्ज 3+ था तो आपने 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। जब चार्ज 4+ है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 4 को, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, राइट। चलिए करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव। आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो 0 हो गए, यहाँ से भी 2 को रिमूव किया तो ये भी 0 हो गया। इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो ये भी कैसा रहेगा, कलरलेस। स्क्रीनशॉट लेने का ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दे दिया है। उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मिलियन टाइम्स इम्पॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आया है प्रीवियस ईयर में, इस साल भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना, 2 मार्क पेपर के लिए फिट हो गए, ठीक है। नहीं समझा है तो कंसेप्ट मैंने समझा दिया, रिवाइंड करके देख लो, दैट्स इट। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। आधे लोग सोचेंगे मैम ये तो हमको बताओ ना कि कैसे लिखना है, तो मैंने PDF में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम। आपको वो बोल रहा है कि यूरोपियम और गैडोलिनियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देने का है। तो आपको पता होना चाहिए, ये जो चीज़ है ये रटने वाली है कि यूरोपियम का क्या रहेगा और गैडोलिनियम का क्या रहेगा। एक बार देख लेते हैं इसको। तो अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है, वो आपको बोल रहा है कि यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर है 63, गैडोलिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 64, उसने बोला है कि बताओ इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ज़ेनॉन, यहाँ पे भी आता है ज़ेनॉन, यहाँ पे आपका आएगा 4f 5d 5d 6s 6s, यहाँ पे रहता है 2 2 1 0 7 7, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम बेस्ट तरीके से याद रखनी है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से MCQ भी आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ से पेपर में आपको MCQ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो रटने वाला क्वेश्चन था ये भी। कंसेप्ट का एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, बट इसको रट्टा ही मानना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आधे लोग सोचेंगे थ्योरेटिकल तो है, बट वो तो बताओ कैसे लिखेंगे। तो देखो, देख सकते हो यहाँ पे, डाउनलोड कर सकते हो, दैट्स सो सिंपल। तो देखो लैंथेनॉइड क्या होता है, वो आपको मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बट एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, वो आपको +3 +4 +5 +6 +7 ये सब दिखाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लैंथेनॉइड्स की, तो वो जनरली कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं करते, बट एक्टिनॉइड्स आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लैंथेनॉइड जो होते हैं वो ऑक्सोकटायंस भी नहीं बनाते, मतलब वो आयोनिक फॉर्म में आपको उतने इजीली देखने को नहीं मिलते, ऑक्साइड के आयोनिक फॉर्म में, बट एक्टिनॉइड शो करते हैं। और मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड जो होते हैं वो आपके कलर्ड होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एक्टिनॉइड्स भी कलर्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि क्वेश्चन 4 में आपको बोल रखा है कि मैग्नीज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वेर एज आयरन इज वेरी मच स्टेबल एट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दैन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वाले क्वेश्चन को अभी हम लोग को सॉल्व करने का है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सारे के सारे। तो अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीज की, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीज की, तो मैग्नीज आप सबको पता है कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। तो अगर मुझे इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, ज़रा देखो इधर 3d 4s, हमेशा फर्स्ट वाला नंबर 4 में जाता है, तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5। अगर मैं बात करती हूँ सपोज़ मैग्नीज के +2 की और मैग्नीज के +3 की, अगर हम लोग को बोला जाए मैग्नीज +2 और मैग्नीज +3 को लिखो, तो आप सबको पता है कि +2 है, चार्ज ही +2 है, मतलब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3d 5 4s 0, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे चार्ज है +3, अगर चार्ज +3 मतलब आप कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से अपन लोग अगर 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो बन जाएगा 3d 4 4s 0। देखना ज़रा, जब चार्ज +2 था तो मैंने यहाँ से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, जब चार्ज +3 आ गया तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 2 यहाँ से रिमूव किया, 1 यहाँ से रिमूव किया, तो ये टोटल 3 हो गए। चलो ठीक है, वो आपको पूछ रहा है कि बताओ मैग्नीज 2+ स्टेबल क्यों है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है, वो ये है, ये 3d 5 है, ये कैसा है, ये हाफ फील्ड है,
और हाफ फील्ड कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। हाफ फील्ड कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। इसका मतलब आपका मैग्नीज 2+ जो रहेगा वो मैग्नीज 3+ से कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। चलिए अब हम लोग इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक मार्क करो। मैंने आपको फिलहाल 2 क्वेश्चन टिक मार्क करने के लिए बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको टिक मार्क करा है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, वो भी पेपर में आएगा। और ये वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 वाला, वो भी पेपर में आएगा। अगर मैं बोल रही हूँ ना पेपर में आएगा, तो मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के 10-15 साल के पेपर एनालिसिस करके बता रही हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 कर लो एकदम झक्कास तरीके से, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। वो आपको बोल रहा है कि बताओ आयरन जो होता है वो +3 में क्यों स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू +2। अगर मैं बात करती हूँ आयरन की, तो इसका एटॉमिक नंबर है 26। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो 3D और 4s में देखो कैसे लिखेंगे। ये है 2 तो s में जाएंगे 2, ये है 6 तो s में कितने जाएंगे 6, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं बात कर रही हूँ आयरन +2 की और +3 की, अगर चार्ज है +2 मतलब आपको टोटल कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, 2 को। तो करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव, 3d 6 4s 0, क्योंकि 2 ही चार्ज +2 था, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें बोला गया चार्ज +3 है, मतलब आप यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि चार्ज +3 है। तो 3d 5 4s 2 4s 0। देखो 3 इलेक्ट्रॉन को क्यों रिमूव किया, क्योंकि चार्ज 3+ है। 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया। आधे लोग बोलेंगे 1 को क्यों यहाँ से किया, भाई 3+ चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ना, 2 यहाँ से 1 यहाँ से। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ, ये कैसा है, 3d 5 है, कैसा है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड हमेशा कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। हाफ फील्ड हमेशा कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसीलिए आपका Fe3+ कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू Fe2+। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी वेरी वेल। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन दिस इज़ ऑल्सो मिलियन टाइम इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4, इन दोनों में से आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, या तो एक 101%, मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, मैंने एकदम सिस्टमेटिकली नोट्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, एक्सप्लेन द टर्म कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। ये क्वेश्चन कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ रट्टा मारने वाला, पूरा रट्टा मारने वाला है। अब कास्ट आयरन में क्या होता है, 4% कार्बन डालते हैं, और रॉट आयरन में क्या होता है ना, 0.2% कार्बन डालते हैं। परसेंटेज को रट्टा मारना पड़ेगा कि इतना % इसमें होता है, उतना % उसमें होता है। 1 महीने के लिए रट्टा मान लो यार, उसके बाद भूल जाना। 1 महीना ऐसी पढ़ाई करने का ना, जोरों शोरों से एकदम, पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की हो, ज़िंदगी में कभी ऐसी पढ़ाई नहीं की हो, ये 1 महीने में ऐसी पढ़ाई कर लो बस। 1 महीने में ऐसी पढ़ाई करो ना, काम ही ख़त्म यार, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग कास्ट आयरन के यूजेस बोल रहा है। वो पाइप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, आपके जो फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं ना, उसको भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पॉट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रॉट आयरन को यूज़ किया जाता है मेकिंग पाइप्स, बार्स, स्टेबल्स, इंजन बोल्ट बनाने के लिए, जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, बोल्ट इंजन के, उसके लिए। नेक्स्ट आपको बोला गया व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज़ कौन से होंगे, इस क्वेश्चन में आपको वो वाली चीज़ पूछी गई है। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज़ क्या रहेंगे। साथ ही साथ उस क्वेश्चन में आप लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी ऐड कर लो। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन। सेकेंड आपको बताया स्टेबिलिटी के ऊपर में कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है। तीसरी चीज़ बताई कलर के ऊपर, कौन कलरलेस है, कौन कलर्ड है। चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जो भी मैं बताते जा रही हूँ उनको बस मार्क करते जाओ, ठीक है। और एक बताया था ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज़ क्या होते हैं। ये कम्प्लीटली थेरोटिकल क्वेश्चन है, मैं ऐसे आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ। देखो क्या होता है ना, जब आप लोग बात करते हो लैंथेनाइड की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब आप लैंथेनाइड से ल्यूटेनियम की तरफ जाते हो तो ये होती है आपकी लैंथेनाइड सीरीज़, ठीक है। दिस इज़ योर लैंथेनाइड सीरीज़। यहाँ पे क्या होता रहता है ना, यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व करते हो कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सपोज़ ये है आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में ऐड होते जाते हैं। सपोज़ हर जगह पे ये अगर सेकंड शेल है तो ये भी आपका सेकंड ही शेल है। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन सेकंड ही शेल में ऐड होंगे, सपोज सेकंड है, थर्ड रहेगा
तो हर जगह पे थर्ड में ही ऐड होते जाएंगे, फोर्थ रहेगा तो हर जगह पे फोर्थ में ही ऐड होते जाएंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो भी आपका एफ सबशेल है ना, ये है आपका एफ सबशेल, एफ सबशेल बोलो, या जो भी आपका डी सबशेल है। एफ सबशेल भी ऐसे ही होता है, उसका शेप भले कॉम्प्लेक्स होता है आई नो, बट एफ सबशेल और डी सबशेल जो होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं कैसे नेचर के होते हैं, वो आपके होते हैं डिफ्यूज़ नेचर के। अब डिफ्यूज़ नेचर होने की वजह से वो स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट वो आपको शो करते हैं। अगर वो आपको लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे तो उसके वजह से क्या होता है, साइज़ जो है वो कम कम होते जाता है, समझ रहा है ना। लेफ़्ट टू राइट जाने से देखो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने से आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जेड इफेक्टिव मतलब ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब खुद ही सोचो, यहाँ पे सपोज़ एक ही चार्ज था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 चार्ज है और यहाँ पे 4+ है। अंदर का चार्ज बढ़ते जा रहा है। अगर इसका चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, तो इसका साइज़ कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा छोटा। सुनो फिर से, ये +1 +2 +3 +4, यहाँ पे चार्ज है बहुत ज़्यादा। अगर अंदर का चार्ज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खींचेगा ना, साइज़ ज़्यादा छोटा रहेगा। इसलिए क्या हो रहा है, लैंथेनाइट के साइज़ में डिक्रीज़, कॉन्ट्रैक्ट, किसके केस में, लैंथेनाइट के केस में। इसलिए क्या होगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। थ्योरेटिकल पॉइंट्स दे रखे, वहाँ से जाके देख लो। चलिए देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 2 के। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है टाइप 2 के, ये टोटल 3 मार्क्स के हैं, जिसको अभी हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वहाँ पे बोला गया है गिव द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3D 4D एंड 5D। कम्प्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जस्ट इसको देख लो, रट्टा मान लो यार। ये इस चीज़ को समझने में कुछ भी नहीं, पूरा रट्टा मानना। अब आधे बच्चे बोलेंगे रट्टा तो मारेंगे बट बताओ तो सही कैसे लिखने का है, तो जाके आप PDF में देखो तो सही कैसे लिखने का है। एकदम सिस्टमैटिकली पॉइंट वाइज लिख के दिया है, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। ये ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। वो आपको पूछ रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देखो इधर, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा तो पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं। ये आपका पीरियोडिक टेबल, ये होता है आपका S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। तो जो भी आपका D ब्लॉक एलिमेंट है वो किसके बीच में प्रेजेंट है, S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में। तो आपको बस वही बताना है कि D ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट बिटवीन द S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट्स इट। फिर आपको पूछा गया कि बताओ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहाँ पे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपके F ब्लॉक एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। इसमें जो ऊपर वाला होता है उसको लैंथेनॉइड बोलते हैं, इसमें जो नीचे वाला होता है उसको एक्टिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बिलो द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के एग्जैक्टली नीचे में वो प्रेजेंट होते हैं। इसका होता है 6th पीरियड और इसका होता है 7th पीरियड, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ थोरियम। मैंने देखो आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बताई थी, पहला मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन, वो इस टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड कि कौन सा आयन स्टेबल है, कौन सा आयन स्टेबल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आयन कलर्ड है, कौन सा आयन कलरलेस है, वो वाला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कलर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के कौन से फैक्टर्स है। इतना भी अगर पढ़ लिया ना, कोई रोक नहीं सकता आपको मार्क्स लेने से, कोई भी नहीं। मैंने जो बताया उसको रिवाइंड कर लो और कहीं पे कॉपी कर लो। ये ऐसा नहीं बता रही हूँ कि बिना बिंदास बिना देखे, ये मैंने 10-15 साल के पेपर्स देख के बता रही हूँ आपको मैं। चलिए देखेंगे हम लोग कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे क्या कैलकुलेट करना है देखेंगे। आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में आपको बोला गया है कि जो भी आपका थोरियम एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है 90 और उसने आपको बोला है कि कैलकुलेट करो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा। कैलकुलेट करके बताओ, प्रेडिक्ट करके बताओ कि एलिमेंट जो है वो आपका डायामैग्नेटिक रहेगा या एलिमेंट का नेचर आपका पैरामैग्नेटिक रहेगा। ये वाली चीज़ आपको उसने पूछी गई है, ठीक है। चलिए देखेंगे इस थिंग को। सबसे पहली चीज़ तो ये है थोरियम। अब जो भी आपका थोरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। अगर मैं बात करती हूँ थोरियम के कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे आता है रेडॉन, यहाँ पे आता है 5D 6S 7S, ये 2 होता है। 5F में आपके होते हैं 0 और 6D में होते हैं 2। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको एज इट इज़ देख के लिखने का है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं बात करती हूँ इस 5F की तो ये तो वैसे भी 0 है। अगर मैं बात करती हूँ 6D की तो 6D में आप लोगों ने क्या देखा, 1 2 3
4 5। आपको पता है कि डी में हम लोग हमेशा 5 ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं। ये है एस, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही ब्लॉक को ड्रॉ किया। ये है आपका 6d 2 टाइम्स, ये है आपका 7s 2 टाइम्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 2। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 1 2। यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब आधे लोग सोचेंगे कि मैम ये तो पेयर्ड है ना, तो सुनो रे सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जोड़ी बन चुकी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके, तो क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट दिखाएंगे? नहीं। क्या ये कलर दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि बेचारे फंस चुके हैं। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भाई हम तो एकदम बिंदास है, एकदम मस्त है, सिंगल है अपनी जैसे। तो कहना मुझे ये है कि ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और जो भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं वो आपको कैसा नेचर दिखाते हैं? वो आपको पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाते हैं। अभी बताया था अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएंगे। इनको नहीं देखना है अपन को, इनको देखने का है, ठीक है। अगर सारे के सारे पेयर्ड रहते तो अपन बोलते थे कि वो डायमैग्नेटिक है, बट ये तो अनपेयर्ड है ना। अब नेक्स्ट केस है, आपको बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो देखो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे इसके केस में। जब आपको इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है तो उसी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा था। n मतलब ही क्या होता है? n मतलब ही होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बस हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। आधे लोग बोलेंगे मैम 4 है ना, बट देखो ना यार ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, जोड़ी बन चुकी है, शादी हो चुकी है। क्या वो पार्ट करेंगे? बेचारे फंस गए। यही तो फ्री है ना, यही करेंगे। तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू है 2। तो यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो जाएगा देखो ज़रा। 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। 4 2 ज़र कितना होता है? 8। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो रहेगा बोर मैग्नेटॉन, ये रहता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट आपको ये आप लोग बोलेंगे कि मैम स्क्रीनशॉट तो लेने दो, बट ये मैंने नोट्स में दे दिया है, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो एंड डाउनलोड ऑल्सो, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन। चलिए देखेंगे व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड, राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। ठीक है, आपको पूछा गया है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टीज बता दो। चलिए डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी क्रिस्टल अगर रह जाते हैं, अब क्रिस्टल के अंदर में खाली जगह रह जाती है, तो क्या होता है ना कि जो भी बाहर के आपके एलिमेंट होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी याद रखने के लिए बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ से पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो बाहर का कोई भी जो एलिमेंट है ना वो इसके अंदर आके ट्रैप हो जाता है, और इसके अंदर जब वो आके ट्रैप हो जाता है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे क्रिस्टल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहा जाता है इनको, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसी को हम लोग इंटरस्टिशियल एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया व्हाट आर फेरस एंड नॉन फेरस अलॉय, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ अलॉय। आपको पूछा गया है फेरस अलॉय कौन से होते हैं और नॉन फेरस अलॉय कौन से होते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोग ही मुझे बताओ, उसके नाम में ही आ रहा है फेरस, मतलब वहाँ पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा ज़्यादा अमाउंट में? फेरस है। फेरस मतलब ही क्या होता है? Fe। Fe मतलब ही क्या होता है? आयरन। तो फेरस अलॉय में अपना लॉजिक क्या कहता है, अपना दिमाग क्या कहता है? बस यही कहता है कि नाम है फेरस मतलब आयरन, मतलब ही Fe। फेरस मतलब ही आयरन होता है, मतलब ही Fe होता है, Fe फेरस। तो कहना मुझे ये है कि इस अलॉय में ज़्यादा अमाउंट में कौन प्रेजेंट रहेगा? आयरन, क्योंकि नाम ही क्या है? फेरस अलॉय। अगर मैं बात करती हूँ नॉन फेरस अलॉय की, तो आप सभी मुझे बता दो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, नॉन फेरस क्या वो फेरस है? नहीं। क्या उसमें आयरन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा? नहीं। क्या उसमें बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे? यस। सोचने की बात है, नाम ही है नॉन फेरस, मतलब आयरन प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब Fe नहीं रहेगा, मतलब भी बाकी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है? नॉन फेरस। वो खुद बता रहे हैं मेरा नाम है नॉन, मतलब मेरे अंदर तो आयरन प्रेजेंट नहीं रहने वाला है। अलॉयज़ के यूजेस बता देना, ब्रॉन्ज वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ना। अभी अगर आप लोगों ने कोई कंपटीशन में पार्ट लिया होगा तो कभी किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा, तो वो जो ब्रॉन्ज रहता है वो किससे बनता है? कॉपर और टिन से, अलॉय से। चलिए ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है यहाँ पर कि व्हाट आर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एक्टिनाइड्स। आपको बोला गया कि रेयर अर्थ एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए इनका नाम ही है रेयर अर्थ। मतलब वो अर्थ में ऑकर करेंगे क्या? हाँ करेंगे, बट कैसे करेंगे? बहुत रेयरली,
क्योंकि नाम ही है रेयर अर्थ, रेयर मतलब बहुत कम, तो अर्थ में वो ऑकर तो करेंगे बट बहुत रेयरली ऑकर करेंगे, बहुत कम ऑकर करेंगे, इसीलिए उसका नाम क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि ऐसे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, और से निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम और में प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रॉपर्टीज़ बता देना, 2 एप्लीकेशंस दे देना, लैंथेनाइड के और एक्टिनाइड्स के, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो है आपके टोटल 4 मार्क्स के, जिनको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दीज आर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दैट विल बी डूइंग, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑफ गैडोलिनियम एंड लॉरेंसियम आर डिफरेंट। वो आपको बोल रहा है कि जो भी आपकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है गैडोलिनियम की और लॉरेंसियम की, वो जो है वो डिफरेंट क्यों है एक्सपेक्टेड से। मतलब जैसी ग्राउंड स्टेट में हो रही है वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड में भी रहनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो उसका वो आपको रीज़न पूछ रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। चलिए देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखते तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने आपको बोला है कि गैडोलिनियम का जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट क्यों है उससे, ठीक है। सेकंड आपको बोला गया लॉरेंसियम। लॉरेंसियम में भी आप LW भी बोलते हैं उसको, कहीं कहीं पे LR भी बोला जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी डिफरेंट क्यों है, आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे पूछ रखी है, ठीक है। चलिए देखेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, इस GD का मतलब ही गैडोलिनियम होता है और इस LR का मतलब ही लॉरेंसियम होता है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन टिक मार्क कराए थे ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 शॉर्ट आंसर का, वो अच्छे से करके जाना, आएगा पेपर में। ये वाले क्वेश्चन को भी टिक मार्क कर लो। बहुत एनालिसिस किया है उसके बाद बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि बिंदास किसी को भी हाँ और किसी को भी ना बता रही हूँ। अगर मैं बात करती हूँ ना इसकी, तो इसका जो भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, अगर हम लोग बात करते हैं ग्राउंड स्टेट का, मतलब ही अगर मैं बोल रही हूँ कि एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो क्या है। एक्सपेक्टेड मतलब आप लोग सोच रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, और ऑब्जर्व मतलब जो पाया गया। तो आप वैसे ही सोच लो, आपके रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे इतने % मिलेंगे, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड। अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व बोल रखा है, मतलब आपको रिजल्ट में कितने मार्क्स एक्चुअली मिले, आपने एक्सपेक्टेशन कुछ और रखी थी, वो बात अलग है। एक्सपेक्टेशन तो सारे 100% लगते, बट मिलते किसी को मिलते 60, किसी को 70, तो दीज आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे भी वैसे ही एक्सपेक्टेड रहेगा, यहाँ पे भी वैसे भी ऑब्जर्व्ड रहेगा। चलो ठीक है, देखेंगे इसको। अगर मैं बात करती हूँ इसके एक्सपेक्टेड की, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सपेक्टेड था, जो आप लोगों ने इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट किया था, वो था 4F8 5D0 6S2, ठीक है। और ऑब्जर्व हुआ ये वाला 4F7 5D1 6S2। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो इसमें आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, मतलब जो मार्क्स आप लोग पेपर में एक्सपेक्ट करते हो, वो था आपका ये वाला 15 5 60 60 7S2। और जो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, मतलब जो पेपर में आपको मार्क्स मिलते हैं, जो आप लोग ऑब्ज़र्व करते हो, वो है ये वाला। अब ऐसा क्यों ऑब्जर्वेशन हुआ है वो आपको पूछा गया है। जाहिर सी बात है क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो वो आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देगा। बट एक बात याद रखो ना, अगर वो 4 मार्क दे रहा है ना इतने से क्वेश्चन पर, तो करके आना यार ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करने का इसमें, कुछ भी नहीं। देखो ज़रा ध्यान से, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है। अगर मैं आपको बोलूँ एफ सबशेल को, हम लोग इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, देखना इधर। अगर मैं बात करती हूँ ना एफ सबशेल की, तो एफ सबशेल की जितनी भी आपकी कैपेसिटी होती है, एफ सबशेल की कैपेसिटी होती है आपकी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स की। आपको याद रखना है कि जो भी आपका डी सबशेल होता है, डी सबशेल की कैपेसिटी कितनी होती है, आपकी डी सबशेल की कैपेसिटी होती है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये कितने बॉक्स आते हैं, 5 बॉक्स, इसका आधा 5 बॉक्स है। अब आपके एफ सबशेल में कैपेसिटी कितनी, 14 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 14 का आधा कितना होता है, 7 बॉक्सेस। चलिए ये तो हो गया। अब आगे जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, सोचते हो ना ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ पेपर में, मैंने इतने सारे परसेंटाइल एक्सपेक्ट किए थे जेई में,
और मुझे इतने कम परसेंटाइल मिले। एक्सपेक्टेशन तो थी बहुत ज़्यादा और ऑब्जर्व्ड हुआ बहुत कम। ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा क्यों हुआ। तो वैसा ये एलिमेंट भी रोता है और वो बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक्सपेक्टेशन तो थी ये वाली और ऑब्जर्व हुआ ये वाला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। देखो यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ। आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी है 14। आधे लोग बोलेंगे बट डी को क्यों नहीं देख रहे। सुनो ना रे, ये तो लैंथेनाइड सीरीज़ के एलिमेंट है, एक्टिनाइड लैंथेनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ कौन से ब्लॉक में आती है, एफ ब्लॉक। और अगर एफ ब्लॉक में आती है तो एफ ब्लॉक बोलेगा कि ये मेरे अंदर में आते हैं, मेरा नाम क्या है एफ ब्लॉक। तो किसके अंदर आप लोग देखेंगे, एफ सबशेल के अंदर में। डी के अंदर में सोचना भी मत। आधे लोग सोचेंगे कि डी के अंदर क्यों नहीं देखेंगे, भाई इन एलिमेंट्स का नाम ही है एफ ब्लॉक एलिमेंट। लैंथेनाइड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक में आते हैं, वो बोल रहा है मेरा नाम ही है एफ ब्लॉक, मेरे तो एफ सबशेल को ही देखना नहीं तो। देखो तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि एफ सबशेल को क्यों देख रहे हैं, तो समझ में आ गया क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एफ ब्लॉक के। अब एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी है 14 की। अगर मैं बात करूँ 14 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं बात करती हूँ हाफ फील्ड की, तो हाफ फील्ड कितना रहेगा 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। समझ गया इतना। एफ सबशेल को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड। सेकेंड काम की चीज़ जो है वो ये है, एफ सबशेल की कैपेसिटी कितनी होती है 14 इलेक्ट्रॉन्स की। हाफ फील्ड मतलब 14 का आधा कितना होता है 7, और 14 मतलब ही क्या होता है, 14 मतलब ही होता है कम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, ये है आपका कम्प्लीटली फील्ड। 14 कैसा है कम्प्लीटली फील्ड, 7 कैसा है हाफ फील्ड। और मैं आपको बता देती हूँ एक स्पेशल स्टेबिलिटी का रूल होता है, अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है उनके लिए, कि कम्प्लीटली फील्ड भी स्टेबल होता है और हाफ फील्ड भी स्टेबल होता है। एक स्पेशल स्टेबिलिटी का एक साइंटिस्ट रूल बना के गए, वो रूल इतना इंपॉर्टेंट है। वो रूल ये कहता है कि जो भी हाफ फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जो भी कम्प्लीटली फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं बात करती हूँ एफ सबशेल की, तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फील्ड कैसे रहेंगे स्टेबल। 7 इलेक्ट्रॉन भी कैसे है हाफ फील्ड, कैसे रहेंगे स्टेबल। आधे लोग सोचेंगे हाफ फील्ड कैसे, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 14 का हाफ किया तो कितना आएगा 7। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे तो पहले 8 थे। ऑब्जर्व क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गया। तो 8 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते 7 + 1, येस और नो, से गाइस से। 8 को हम लोग 7 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन उससे क्या फ़ायदा हुआ, उससे ये फ़ायदा हुआ ये 7 आ गए। एफ सबशेल में कितना आया 7 आया। ये कैसा हो गया 7 हो गया हाफ फील्ड। और जो भी चीज़ हाफ फील्ड रहती है वो कैसी रहती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। नीचे आ जाओ, ये लॉरेंसियम बोलेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था और ऑब्जर्व ये हुआ। तो देखो इधर ये था 15 को ही हम लोग कैसा लिख सकते हैं 14 + 1, येस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 15 था, 15 को 14 + 1 लिखा। अब आधे लोग सोचेंगे ये इसमें क्या बड़ा काम किया, 15 को 14 + 1 लिख दिया हो गया। बट देखो ना कितना बड़ा काम किया, ये है 14 कैसा रहता है कम्प्लीटली फील्ड। 14 कैसा रहता है कम्प्लीटली फील्ड। और जो भी चीज़ कम्प्लीटली फील्ड रहती है वो कैसी रहती है, वो रहती है बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आपको 4 मार्क दे के जाएगा। क्या क्या बताने का है, 8 को 7 + 1 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 7 कैसा है हाफ फील्ड कैसा रहता है बहुत ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे 15 को क्या ऐसे लिखा 14 + 1। आधे लोग बोलेंगे कोई बड़ा काम थोड़ी किया, 14 + 1 ही तो किया। बट देखो ना ये 14 है, 14 कैसा रहता है कम्प्लीटली फील्ड, कैसा रहेगा बहुत ज़्यादा स्टेबल। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पेशल स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए यही वाली चीज़ थी। आधे लोग बोलेंगे कुछ बताओ तो सही कैसे लिखेंगे, तो देख लो नोट्स को। चलिए गाइस अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन को ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। यस हम लोग देख रहे हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। देखते हैं, वो आपको बोल रहा है कि बताओ ट्रेंड एटॉमिक रेडाई 3D सीरीज एलिमेंट का कैसा रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी रहेगी और कौन से फैक्टर्स कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से ये सेकंड क्वेश्चन में से जो थर्ड वाला पॉइंट है, विच फैक्टर्स रिलेट टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, इसको सारे के सारे टिक मार्क करो, सारे के सारे इसको टिक मार्क करो। ये क्वेश्चन भी 101% आएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन,
कौन से आयन कलर्ड है, कौन से आयन कलरलेस है, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरी थिंग, कौन से पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, वो वाली चीज़। कौन से आयन स्टेबल है, कौन से अनस्टेबल है, वो। फोर्थ थिंग, कौन से फैक्टर्स कलर को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि सेकंड वाले क्वेश्चन का सी वाला पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर जो आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको बताया था, आई गेस। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये है जो आपका पार्ट है, ये वाला। ये मैं बता रही हूँ आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 कैरिंग 2 मार्क, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। और साथ ही साथ इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 जो भी डिस्कस किया अपन ने, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ सी वाला, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन ए मेटल। अब यहाँ पे आपको बोला गया कि एटॉमिक रेडाई का क्या ट्रेंड रहेगा। आप सबको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, वही चीज़ घिसी-पिटी है। लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, इधर +1 है, +2 +3 +4, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक आ जाते हैं, साइज़ कैसे हो जाता है, छोटा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ज़्यादा खींचेगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा साइज़, इसलिए उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, शेल ऐड होते जाते हैं, इसलिए एटॉमिक साइज़ बढ़ते जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट, कि कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट आपके 3D सीरीज एलिमेंट आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग इसको, तो आपको पता होना चाहिए 3D सीरीज एलिमेंट आपको +3 +4 ये सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, बट +3 जो रहता है वो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, रटने वाले क्वेश्चन है सारे। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया कि कौन से फैक्टर्स कलर को कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये भी चारों फैक्टर्स रटने के, जिसकी रटने की कैपेसिटी अच्छा है ना, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सीरियसली ध्यान दो। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के 4 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी वाला पार्ट है, विच फैक्टर्स रिलेट टू द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, हर साल पेपर में आता है, हर साल। सिर्फ 4 पॉइंट्स है, अगर ये 4 पॉइंट कर लिए ना 2 मार्क पक्के। किसको किसको अपने 2 मार्क पक्के करना है कमेंट्स में मेंशन करो, जिसको भी अपने 2-2 मार्क पक्के करना है वो कलर वाला क्वेश्चन करके जाओ यार, ठीक है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जो भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कलर को बताते हैं, डी से डी ट्रांजिशन बताता है, नेचर ऑफ लिगेंड अटैच टू द मेटल और ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग गाइस लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर सेक्शन का, इस पर्टिकुलर चैप्टर का, देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। डिफाइन द ट्रांस यूरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता होना चाहिए कि ट्रांस यूरेनियम और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, देख लेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम, अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ट्रांस यूरेनियम से क्वेश्चन आ सकता है। ट्रांस मतलब होता है बाद में, और यूरेनियम मतलब होता है यूरेनियम के बाद में। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, तो बाद में कौन आएंगे, 93 से लेके जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे आपके क्या रहेंगे, ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस का मतलब होता है बाद में, और यूरेनियम का मतलब होता है यूरेनियम के बाद में आने वाले। यूरेनियम का 92 to 93 से लेके सारे क्या रहेंगे, ट्रांस यूरेनियम। नेक्स्ट आपको बोला गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबको पता है कि जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर उसने आपको बोला है कि बताओ एप्लीकेशंस क्या रहेंगे लैंथेनॉइड्स के और एक्टिनाइड्स के। तो पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड जो होता है, आप लोग जो टीवी देखते हो ना घर में, उसमें कलर ट्यूब्स में भी यूज़ किया जाता है उसको, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स में भी यूज़ किया जाता है। एक्टिनॉइड्स का यूज़ होता है इंडोर लाइटनिंग में, ठीक है। साथ ही साथ हीट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द नेचुरल गैस। चलिए ये तो हो गया, आपका क्वेश्चन बैंक तो खत्म हो गया। सिर्फ एक चीज़ सुनो, जो भी स्टूडेंट ने सिंसियरली पूरे वीडियो को देखा होगा, आई एम गिविंग यू गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ, मैं आपको एक टेबल रिप्रेजेंट करवा के दे रही हूँ। ये टेबल पूरे चैप्टर को क्लियर उस कर देगा। जिसके पास ये टेबल आ गया, जो बुक में नहीं दिया है, वो जिसको समझ गया ना, पूरा चैप्टर उसका आराम से हो गया। तो देखते हैं उस पर्टिकुलर टेबल को। सबसे पहला मैं आपको टेबल जो बता रही हूँ वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ना एस सबशेल की, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आपके एस सबशेल की, ठीक है। फिर पी सबशेल की, टी की और एफ सबशेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये टेबल इतना खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट, जिसको टेबल समझ गया उसको सब आ जाएगा, सब कुछ मतलब एवरीथिंग आ जाएगी, एवरीथिंग।
यहाँ पे हम लोग इस सब शेल में मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला जो रहेगा इसकी कैपेसिटी, कि इसकी कैपेसिटी कितनी रहती है। इसकी कैपेसिटी आपकी रहती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब आधे लोग बोलेंगे कैपेसिटी क्या है, जैसे कि हम लोग घर में रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं ना, सारे के सारे रोटी खाते हैं, तो किसी किसी की कैपेसिटी रहती है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 2 खाता है, कोई 1 खाता है, तो हर किसी की कुछ ना कुछ खाने की कैपेसिटी है कि नहीं। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये 2 रोटी खाता है, मैं 3 रोटी खाता हूँ, कोई लोग बोलते हैं मैं 10 रोटी खाता हूँ। तो क्या 10 रोटी खा जाते हैं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है 10 रोटी खाने की। वैसे ये एस सबशेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। पी की रहती है 6, डी की रहती है 10 और एफ की रहती है 14। अब आधे लोग बोलेंगे मैम हमको ये सब क्या याद रहेगा, तो देखो इधर एस में आपको 2 पता चल गया, तो 2 + 4 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10, 10 + 4 कितना होता है 14। हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा। एस में रहेगा 2। अब आधे लोग बोलेंगे मैम मेरे को कैसे याद रहेगा कि एस में 2 है, तो उन लोगों के लिए भी देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो एस जो होता है, एस अगर मैं एस को ऐसा लिखती हूँ तो एस को अगर मिरर के सामने देखेंगे तो वो आपको 2 दिखेगा। एस को अगर मिरर के सामने देखते हैं तो वो आपको 2 के फॉर्म में ही दिखेगा। तो खुद बता रहा है कि भाई मेरा शेप एस है, मतलब मैं 2 जैसा हूँ, तो मेरे अंदर में कितनी कैपेसिटी रहेंगी 2 की। +4 कर दो, काम ख़त्म। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि बॉक्सेस मुझे कितने ड्रॉ करना है। तो 2 का आधा कितना होता है 1, तो बॉक्स 1 ही रहेगा। 6 का आधा कितना होता है 3, 6 / 2 3। 10 का आधा कितना होता है 5, 3 4 5, ठीक है। और 14 का आधा कितना होता है 7। तो यहाँ पे अपन लोग 7 बॉक्स को ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आई होप आपको सबको ये पॉइंट समझ में आ गए हैं जो भी मैंने बताए हैं, ठीक है। जस्ट इसका आधा कर देंगे, वो इसके बॉक्सेस रहेंगे। अगर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई नो कि आई डिडंट हैव टीच दिस चैप्टर टू यू, सो सम ऑफ द बेसिक्स माइट्स बी अनक्लियर अबाउट यू रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो मैं जस्ट वो वाले बेसिक्स को क्लियर कर दी हूँ। दिस चैप्टर इज सीरियसली अ काइंड ऑफ गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। ये चैप्टर देखने के बाद, ये एक्चुअली ये टेबल देखने के बाद यू विल बी क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। चलिए देखेंगे हम लोग हाफ फील्ड की। अगर मैं बात करती हूँ हाफ फील्ड की, और अगर मैं बात करती हूँ वैकेंट की, वैकेंट मतलब पूरी तरह से खाली, कैपेसिटी जो रहती है वही कम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं। अब देखो क्या करने का है। वैकेंट मतलब ही क्या होते हैं, वैकेंट को ही हम लोग एम्प्टी बोलते हैं, तो सब में 0 रहेंगे। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दो, ये है कम्प्लीटली फिल्ड, और हाफ मतलब क्या होता है 2 से डिवाइड करना है, तो 2 / 1 कितना होता है 1, 6 / 2 कितना होता है 3, 10 / 2 कितना होता है 5, और 14 / 2 कितना होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी सबशेल, अगर मैं बात कर रही हूँ सपोज डी सबशेल की, तो 5 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कैसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल। 10 भी कैसे रहेंगे, स्टेबल, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है। और कम्प्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड कैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल। कम्प्लीटली फिल्ड भी रहते हैं स्टेबल, हाफ फिल्ड भी रहते हैं स्टेबल। समझा या नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं बात करती हूँ पी की, तो पी भी कम्प्लीटली फिल्ड है 3, बट हाफ फिल्ड कितना है, सॉरी कम्प्लीटली फिल्ड है 6, कैपेसिटी 6 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड कैसे, स्टेबल। अगर मैं बात करती हूँ एफ़ की, तो एफ़ में टोटल कम्प्लीटली फिल्ड में कितने हैं 14 है। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो एफ़ के केस में 14 भी है हाफ फील्ड, 7 भी है, 14 है कम्प्लीटली फील्ड, 7 है हाफ फील्ड, तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे, स्टेबल। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट्स माई हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। I hope after taking the screenshot of this particular part you would be able to solve all the questions. Okay then, यार कमेंट और लाइक और शेयर तो बनता ही है फॉर दिस ब्यूटीफुल वीडियो, दैट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप लोग वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।